नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द ईपीएफओ गुरु यूट्यूब चैनल वो क्वार्टर, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते बल्कि हर खबर की असलियत आपके सामने रखते हैं। यहां हमारा मकसद सिर्फ सूचना देना नहीं बल्कि आपकी पेंशन, आपकी जेब, आपके अधिकार और आपके भविष्य से जुड़ी हर बड़ी खबर को सबसे पहले, सबसे साफ और पहुंच के साथ आप तक पहुंचाना है। इस चैनल पर आप जो भी अपडेट देखेंगे वो अफवाहों पर आधारित तथ्यों और दस्तावेजों पर आधारित नहीं होगा। हमारा फोकस सिर्फ एक है, आपके परिवार का बजट, आपकी मासिक पेंशन और आने वाले पूर्व की आर्थिक सुरक्षा। अगर आप पेंशन से जुड़ी कोई भी अहम जानकारी चाहते हैं तो मिस ना हो तो EPS 95 न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें और इस वैज्ञानिक परिवार का हिस्सा बनें। आज का ये पूरा अपडेट EPS 95 पर EPS 95 से जुड़े ताज़ा बदलाव, पेंशन सिस्टम और शेयरों पर केंद्रित है। जो भी दोस्त नौकरी में हैं या पहले सेवा कर चुके हैं और अब पेंशन पर निर्भर है, उनके लिए ये बातें सीधे जीवन से जुड़ी हुई हैं। कोशिश यही रहेगी कि हर बिंदु को आसान, सीधी भाषा में समझा जाए ताकि पहली बार सुनने वाले दोस्त भी साफ साफ बात समझ में आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं EFFO द्वारा आंशिक रूप से फिल्माए गए बदलावों की। 13 अक्टूबर 2025 से EPF और EPS दोनों से जुड़े निकासी के नियम बदले जा चुके हैं। अब पूरी प्रक्रिया पहले की तुलना में ज़्यादा डिजिटल, ज़्यादा पारदर्शी और कुछ मामलों में थोड़ी सख्त भी हो गई है। पहले ये था कि अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता था या बेरोजगार हो जाता था तो वह 2 महीने के बाद EPS की राशि निकालने के लिए दावा कर सकता था। बहुत से लोग इस विकल्प को इमरजेंसी में सहारा मानते थे, लेकिन अब नए नियम के तहत EPS 95 से जुड़ी राशि निकालने के लिए न्यूनतम प्रतीक्षा अवधि 36 महीने यानी पूरे 3 साल कर दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि नौकरी छूटने या छोड़ने के बाद आप तुरंत पेंशन वाली रकम हाथ में नहीं ले सकेंगे। इस बदलाव के पीछे सोच ये है कि जो पूंजी आपकी बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए रखी गई है, उसे लोग जल्दबाजी में निकालकर खत्म न कर दें। सरकार और EPFO की दृष्टि से ये रिटायरमेंट सिक्योरिटी को मजबूत करने की दिशा में कदम आना जा रहा है, ताकि जब वास्तव में पेंशन की उम्र आए तो आपके पास हर महीने एक स्थिर आय बनी रहे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि अचानक नौकरी छूट जाने, लंबे समय तक बेरोजगारी या किसी बड़े आर्थिक संकट की स्थिति में 3 साल की प्रतीक्षा अवधि कई परिवारों के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। ऐसे समय में घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, इलाज और कर्ज जैसी जिम्मेदारियां तुरंत पैसे की मांग करती हैं। इसलिए ये नियम एक तरफ भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखता है तो दूसरी तरफ वर्तमान की मुश्किलों को भी बढ़ा सकता है। यही वजह है कि जरूरी है आप अपनी वित्तीय प्लानिंग में इस बात को पहले से शामिल करें कि EPS की रकम तुरंत हाथ नहीं लग सकेगी। जो साथी नियमित नौकरी कर रहे हैं उन्हें इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस और थोड़ी अलग बचत जरूर बनाकर रखनी चाहिए, ताकि अगर कभी नौकरी में गैप आए तो पूरा बोझ इस पेंशन फंड पर ना आ जाए। ये किसी तरह की औपचारिक सलाह नहीं बल्कि एक व्यावहारिक समझदारी का सुझाव है कि किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से एक बार अपनी रिटायरमेंट और इमरजेंसी प्लानिंग पर जरूर चर्चा कर लें। EPFO की कोशिश है कि खाता संचालन ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल हो। ऑनलाइन क्लेम, ई-नॉमिनेशन, KYC अपडेट, आधार पैन लिंकिंग, पासबुक चेक करना, ये सब अब अधिकतर ऑनलाइन संभव हो रहे हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ती है, फाइलों और चक्कर लगाने की झंझट कम होती है और सदस्य खुद अपने खाते की स्थिति पर नज़र रख सकते हैं। नियमों या सर्कुलरों में जो भी बड़ा बदलाव होता है उसकी जानकारी समय पर मिले, इसके लिए आप चाहें तो इस तरह के अपडेट देने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि कोई महत्वपूर्ण सूचना आपसे छूट ना जाए। अब बात करते हैं पेंशन भुगतान की नई डिजिटल व्यवस्था की, जिसे CPPS सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के नाम से शुरू किया गया है। पहले पेंशन भुगतान किसी खास बैंक और उसकी किसी विशिष्ट शाखा से जुड़ा होता था। अगर PPO किसी एक शहर की शाखा से जारी हुआ है तो पेंशनर्स अक्सर उसी शाखा से बंधे रह जाते थे। अगर वे अपने बच्चों के साथ किसी दूसरे शहर या राज्य में चले जाते तब भी पेंशन से जुड़े कामों के लिए उन्हें पुराने शहर या शाखा से ही निपटना पड़ता था। नई केंद्रीकृत प्रणाली के तहत पेंशनर देश के किसी भी हिस्से में रहने के बावजूद किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक की किसी भी शाखा के माध्यम से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। अब ये चिंता कम हो गई है कि PPO किस शहर से बना था। जो बुजुर्ग अपने की आज के 2012 से बच्चों या परिवार के साथ दूसरे शहरों में रहने चले गए हैं, उनके लिए ये बदलाव किसी राहत से कम नहीं है। अब केवल पेंशन के कामों के लिए पुराने शहर की यात्रा करना, लाइन में लगना या फाइल ढूंढवाना जरूरी नहीं रह गया। इस डिजिटल सिस्टम की एक और बड़ी खासियत यह है कि भुगतान की मॉनिटरिंग और ऑडिट एक जगह से बेहतर तरीके से हो सकती है। अगर किसी महीने पेंशन नहीं आती, कम आती या गलत खाते में चली जाती है तो उसकी ट्रैकिंग और सुधार पहले की तुलना में आसान हो सकता है।
जीवन प्रमाण पत्र और केवाईसी जैसी प्रक्रियाएं भी धीरे धीरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ती जा रही हैं। अगर आप मोबाइल और इंटरनेट का बेसिक उपयोग कर लेते हैं तो आपके लिए ये सुविधा और भी काम की है। जो साथी डिजिटल कामों से झिझकते हैं वे अपने परिवार के किसी भरोसेमंद सदस्य या कॉमन सर्विस सेंटर की मदद लेकर इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। अब उस संवेदनशील मुद्दे पर ध्यान देते हैं जिसकी चर्चा लंबे समय से जारी है, EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन। इस योजना में फिलहाल न्यूनतम पेंशन मात्र 1000 रुपये प्रति माह है। यह सीमा लगभग 11 साल पहले तय की गई थी। तब से लेकर आज तक महंगाई, इलाज, किराया, रोजमर्रा के खर्च सब कुछ कई गुना बढ़ चुका है, लेकिन न्यूनतम पेंशन की राशि वहीं की वहीं है। सोचकर देखिए, एक बुजुर्ग पेंशनर के हाथ में महीने भर के लिए सिर्फ 1000 रुपये आए तो वह उससे क्या क्या कर पाएगा। अगर वह किराए के मकान में रहता है तो केवल किराया ही इस रकम से ज्यादा हो सकता है। दवाइयाँ, डॉक्टर की फीस, बिजली, पानी, राशन और बाकी जरूरतें अलग। इस स्थिति में 1000 रुपये की पेंशन कागज परियोजना तो है, लेकिन वास्तविक जीवन में यह किसी भी तरह से सम्मानजनक जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी संगठनों और पेंशनर संघों ने लगातार मांग उठाई है कि न्यूनतम पेंशन तुरंत और उचित स्तर तक बढ़ाई जाए। श्रम मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने इस पूरे मुद्दे की विस्तृत समीक्षा की है और साफ सिफारिश की है कि न्यूनतम पेंशन को तत्काल बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि मौजूदा राशि से पेंशनरों की मूलभूत जरूरतें भी ठीक से पूरी नहीं हो पाती। अभी यह सिफारिश है, अंतिम फैसला केंद्र सरकार को करना है। अगर आप चाहते हैं कि इस मुद्दे पर जल्द और सार्थक फैसला आए तो जरूरी है कि आप जागरूक रहें, तथ्यों को समझें और अपनी बात शांतिपूर्ण संगठित तरीके से रखें। अपने पेंशनर ग्रुप, साथी कर्मचारियों और परिचितों तक सही जानकारी पहुंचाते रहें। जो साथी इस तरह का विश्लेषण और अपडेट नियमित रूप से सुनना चाहते हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी भी नई घोषणा या बदलाव की सूचना सबसे पहले उनके पास पहुंचे। इसके साथ ही EPFO और श्रम मंत्रालय ने EPS 95 योजना की व्यापक समीक्षा की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। यह योजना कई दशक पहले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, जबकि आज की अर्थव्यवस्था, नौकरी की प्रकृति, महंगाई और सामाजिक ढांचा पहले से काफी अलग है। समीक्षा के दौरान पेंशन गणना का फॉर्मूला, अंशदान की दरें, पात्रता की शर्तें, उम्र की सीमा और न्यूनतम अधिकतम पेंशन जैसे कई बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है। कई कर्मचारी संगठन और पेंशनर संघ लगातार कह रहे हैं कि पेंशन केवल नाम मात्र की ना हो, बल्कि इतनी हो कि व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद भी गरिमा के साथ जीवन बिता सकें। यह भी देखा जा रहा है कि योजना को आर्थिक रूप से टिकाऊ कैसे बनाया जाए ताकि फंड पर अत्यधिक बोझ ना पड़े और आने वाले वर्षों में भी पेंशन का प्रवाह सुरक्षित रहे। आम सदस्य के लिए ये जरूरी है कि वो कम से कम इस स्तर तक समझ रखे कि अगर फॉर्मूले, अंशदान या पात्रता में बदलाव होता है तो उसकी अपनी पेंशन पर क्या असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं उच्च वेतन पर पेंशन के अधिकार की। लंबे समय तक स्थिति ये रही है कि EPS में पेंशन की गणना के लिए वेतन की एक निश्चित अधिकतम सीमा मानी जाती थी। अगर आपका वास्तविक वेतन इस सीमा से ज्यादा हो तो भी पेंशन का हिसाब उसी पुरानी सीमा तक ही लगाया जाता था, जबकि कई कर्मचारियों ने अपने वास्तविक अधिक वेतन के आधार पर EPS में अंशदान किया, यानी उनका योगदान ऊंचे वेतन पर जमा होता रहा। इस मामले में अलग अलग अदालतों में मुकदमे चले, कई वर्षों तक कानूनी लड़ाई चली। अब EPFO की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि जिन कर्मचारियों ने अपने वास्तविक उच्च वेतन के आधार पर EPS में अतिरिक्त योगदान किया है और यह योगदान EPFO द्वारा स्वीकार हो चुका है, वे अब उच्च पेंशन के हकदार होंगे। यानी अगर आपने सालों तक अधिक वेतन पर योगदान किया है तो आपकी पेंशन की गणना भी उसी वास्तविक वेतन को आधार मानकर ही की जानी चाहिए, न कि केवल सीमित वेतन सीमा तक। यह फैसला उन हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत की बात है जो अपने अधिकार के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। ऐसे साथियों के लिए जरूरी है कि वे अपने सभी दस्तावेज, EPF पासबुक, वेतन पर्चियां, अंशदान का रिकॉर्ड और EPFO से हुई लिखित बातचीत व्यवस्थित रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर वे सही तरीके से आवेदन या शिकायत दर्ज कर सकें और अपने अधिकार को व्यवहार में भी प्राप्त कर सकें। अब जिक्र करते हैं पंजाब में शुरू की गई एक सकारात्मक पहल का, जो दूसरे राज्यों के लिए भी एक अच्छा मॉडल बन सकती है। पंजाब सरकार के वित्त विभाग के निर्देश पर जिला स्तर पर पेंशनरों के लिए विशेष पेंशन सेवा मेले आयोजित किए गए हैं। इन मेलों का मुख्य उद्देश्य है पेंशनरों की EKYC पूरी करवाना, पेंशन सेवा पोर्टल के उपयोग के बारे में जागरूक करना और पेंशन से जुड़े आवेदन, संशोधन और शिकायत निवारण जैसे कामों को एक ही जगह पर निपटाना। इन शिविरों में जिला कौशल्य कार्यालय की टीम और अलग अलग बैंकों के अधिकारी मौजूद रहते हैं। पेंशनर वहां जाकर अपना आधार, बैंक विवरण, KYC, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, नाम संशोधन या अन्य जरूरी अपडेट वहीं मौके पर करवा सकते हैं।
ई-केवाईसी को अनिवार्य बनाने का उद्देश्य यह है कि पेंशन सही व्यक्ति तक समय पर पहुंचती रहे और फर्जी भुगतान की गुंजाइश कम हो। ऐसे शिविरों के माध्यम से बुजुर्ग पेंशनरों को अलग अलग दफ्तरों के चक्कर काटने से बचत मिलती है। अगर आपके राज्य या जिले में भी इस तरह के शिविर या मेले आयोजित हों तो उनमें भाग लेना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। समय रहते दस्तावेज अपडेट रहें तो आगे चलकर पेंशन रुकने या देरी होने की संभावना कम हो जाती है। अगर आपके क्षेत्र में अभी ऐसी पहल नहीं हो रही तो अपने कर्मचारी संगठन या स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से ऐसी सुविधा शुरू करने की मांग भी उठाई जा सकती है। अब ध्यान देते हैं उस आंदोलन और कार्यक्रम पर जिसका आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर पेंशनरों की आवाज को मजबूत करने के लिए किया गया। 3 और 4 दिसंबर को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर EPS 95 पेंशनरों से जुड़े मुद्दों पर बड़ा शांतिपूर्ण कार्यक्रम और धरना प्रदर्शन रखा गया। इस कार्यक्रम में न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी, EPS की सीमाओं में सुधार, उच्च पेंशन के अधिकार